हेलो स्टूडेंट्स, विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ जो वीडियो में देखा था अपन ने यहाँ जो भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे थे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा है उसका जो आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर उसमें से है वो क्वेश्चन आंसर आपको नीचे मिल गए होंगे पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ से अगर अपन बात करते हैं तो अपन जो बात कर रहे थे नशीले पदार्थों की बात कर रहे थे। नशीले पदार्थ कि कौन कौन से नशीले पदार्थ होते हैं, और इससे पहले अपन ने दो के बारे में बात कर ली थी। पहले की जो बात करते हैं तो गुटखे की बात की थी अपन ने, और सेकंड की जो बात की थी अपन ने तंबाकू की बात की थी। मैं एक बार यहां से आपको रिवीजन और कर देता हूं कि तंबाकू गुटखे की जो बात की थी अपन ने, तो इसमें एक मोस्ट चीज ये देखी थी कि गुटखे खाने से कौन सा रोग होता है, और मैंने आपको बताया भी था कि ये 2019 में पूछा गया था कि गुटखे खाने से कौन सा रोग होगा। तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो था ये रोग गुटखे खाने से उत्पन्न होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। यहां से जो अपन ने बात की थी कि ये कहां से प्राप्त किया जाता है, तो ये जो निकोटीना तुम्बेकम नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। निकोटीना तुम्बेकम नामक पादप से प्राप्त किया जाता है, और इससे संबंधित जो हानियां थी अपन ने देख लिया था। अब यहाँ जो अगर अपन बात करते हैं थर्ड जो अपना आता है ये आता है मदिरा, जिसे अपन कहते हैं अल्कोहल। अपन इसको सीधी सी परिभाषा में बोल सकते हैं, जो दारू होता है अल्कोहल उसे ही अपन क्या बोला जाता है, मदिरा बोला जाता है। अब इससे क्या रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड क्या होता है, मदिरा जो अल्कोहल होता है इसका सामान्य सूत्र C2H5OH होता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि जिसे अपन क्या बोला जाता है, एथिल अल्कोहल भी बोला जाता है। इसे अपन एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। अब ये मैथ एथ प्रो ब्यूट अपन चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे कि यहाँ एथ मैथ प्रो ब्यूट कैसे लिखते हैं। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि C2H5OH को अपन क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल बोलते हैं। इसका जो इसका दूसरा मदिरा का दूसरा नाम होता है अल्कोहल, और इसका सामान्य सूत्र C2H5OH, और इसे सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है, एथिल अल्कोहल। यहाँ से भी एक सवाल पूछा गया है कि मदिरा का सामान्य सूत्र क्या होता है। अगर यहाँ से पूछ लेता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज को क्लियर कर देते। एथिल अल्कोहल का सामान्य सूत्र C2H5OH होता है, लेकिन पूछता यहाँ से है कि मदिरा का सामान्य सूत्र बताइए। तो मदिरा का अपन को सामान्य सूत्र क्या लिखना है, C2H5OH। अब यहाँ से जैसे वहां अपन ने बात की थी लिवर की, यकृत की एक पहाड़नुमा संरचना थी, तो क्या करता है कि ये जो एथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल अपने यकृत में चला जाता है। शरीर में जैसे ही अपन क्या किया, इसका ड्रिंक किया, पिया, और पीने के बाद में ये अमाशय में जाएगा, और अमाशय से डायरेक्ट जितनी भी जो चीजें कन्वर्ट होती है, कह सकते हैं कि अपने शरीर की 99% चीजों को जो कन्वर्ट करता है वो कौन करता है, यकृत करता है। और यकृत को ही अपन क्या बोलते हैं, पूरे जो शरीर की मशीन बोला जाता है। मानव के शरीर की मशीन किसे बोला जाता है, यकृत को बोला जाता है। तो क्या होगा कि जैसे ही C2H5OH अपने शरीर में यकृत में जाता है, तो यकृत में जाके ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड में। और एसिड एल्डिहाइड क्या होता है
एक विषैला पदार्थ होता है। अब विषैला पदार्थ है, बात की अपन ने कि C2H5OH अपनी यकृत में चला जाता है। जैसे ही यकृत में जाता है यकृत पर, तो वहां से ये यकृत के द्वारा इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिड एल्डिहाइड। और एसिड एल्डिहाइड अपने शरीर के लिए क्या है, एक विषैला पदार्थ है। अब विषैला पदार्थ है, अपन बात कर रहे हैं कि विषैला पदार्थ है, तो क्या होगा कि ये इस पे इफेक्ट भी डालेगा शरीर पे। तो जैसे ही क्या होगा कि विषैला ये शरीर के अंदर जाएगा तो ये यकृत को खराब कर देता है। क्या यकृत की जितनी भी जो शारीरिक क्रियाएं होती है उन सभी शारीरिक क्रियाओं को क्या कर देता है, ये खराब करना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए इसे वसीय यकृत रोग भी है। जब यकृत खराब होना स्टार्ट हो जाता है तो उसे अपन बोलते हैं वसीय यकृत रोग। क्या बोलेंगे, वसीय यकृत रोग। और ये वसीय यकृत रोग किसकी वजह से होता है, तो आपको ये लिखना है कि एसिड एल्डिहाइड की वजह से वसीय यकृत रोग उत्पन्न होता है। ये आपकी जो बुक है, बुक के पीछे के जो अभ्यास प्रश्न है, उस अभ्यास प्रश्न में भी दिया गया है कि वसीय यकृत रोग किसकी वजह से उत्पन्न होता है। तो आपको क्या लिखना है, एसिड एल्डिहाइड की वजह से क्या होता है कि वसीय यकृत रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यहां से बात करते हैं। पहला तो अपन अगर इससे हानियां पूछी जाती है कि मदिरा का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहले तो अपन बात करते हैं कि पहली जो बीमारी हो गई कि ये वसीय यकृत रोग उत्पन्न करेगा, जिससे शरीर की सारी जो वसा में उपापचय क्रियाएं है वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। पहले अगर इससे संबंधित प्रभाव की बात करें, इफेक्ट की बात करें कि कौन कौन से इफेक्ट उत्पन्न होते हैं मदिरा से शरीर पे, तो पहले की अगर अपन बात करते हैं तो यकृत की जितनी भी जो क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाएं होती है, वो सारी उपापचय क्रियाएं क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। अब देखो उपापचय क्रियाएं क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। अब बात आती है कि उपापचय क्रियाएं क्या होती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होती है। तो अपन को ये बात जो अपन ने शुरुआत में फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जो अपने पोषक पदार्थ है जिनमें अपन ने कार्बोहाइड्रेट वसा की बात की थी, तो क्या होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, अवशोषण करना, उन्हें ग्लूकोज में बदलना, मतलब पाचन करके अवशोषण करके ग्लूकोज में बदलने की जो क्रियाएं होती है ना पोषक पदार्थों की, वो सारी क्रियाएं क्या कहलाती है, उपापचय क्रियाएं कहलाती है। तो जैसे ही ये अगर इसने क्या कर दिया, इफेक्ट डाल दिया यकृत पे, और यकृत पे प्रभाव पड़ेगा कि पहले उसकी क्या होगी, उपापचय क्रियाएं। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि यकृत जो होता है शरीर में होने वाली 99% चीजों को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। एक चीज से दूसरी चीज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी क्या होगी, उपापचय क्रियाएं भी कन्वर्ट हो रही है। पोषक पदार्थ है, पोषक पदार्थ का पाचन के थ्रू क्या हो रहा था, कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज में। तो ये सारी क्रियाएं क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड की बात करते हैं। देखो जैसे ही क्या होगा, मैंने यहां नशीले पदार्थ है, नशीले पदार्थों की बात करते हैं। नशीले पदार्थों की बात की है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनमें रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपनी शरीर की क्या करते हैं, क्रियाओं को बढ़ाते हैं। अब रासायनिक क्रियाएं कोशिकाओं को बढ़ाते हैं। अब कोशिकाओं को बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि अपनी तंत्रिका तंत्र होता है, ऐसा तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र जो अपने शरीर को संतुलित रखता है, सामंजस्य संतुलन बनाए रखता है। तो इसलिए क्या होगा कि तंत्रिका कोशिकाएं काम करना, तंत्रिका कोशिकाओं की क्रियाएं वही धीमी हो जाती है। तंत्रिका कोशिकाओं की क्रियाएं क्या हो जाएगी, वही धीमी हो जाती है।
तीसरे, आप देखो तंत्रिका कोशिकाएं अगर इतना काम नहीं करेगी तो अपने ब्रेन को क्या नहीं मिल पाएंगे, संकेत नहीं मिल पाएंगे। और अगर अपने ब्रेन को संकेत नहीं मिल पाएंगे तो अपना जो पूरा शरीर है वो क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए भ्रम उत्पन्न हो जाता है, भय जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। मस्तिष्क अच्छी तरह से काम नहीं करता तो इससे क्या होता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। कह सकते हैं कि इससे है ना व्यक्ति जैसे अवसाद होता है एक, ठीक है, टेंशन होना, तो टेंशन हो जाती है इससे, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाएं काम नहीं करती। जब काम नहीं करेगी तो इससे क्या होता है, एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये कौन सा है, मदिरा की बात करते हैं। यहां तक ये सारा क्लियर हो गया। अब इससे कोई रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अब अपना फोर्थ एंड लास्ट जो टॉपिक आता है इसमें नशीले पदार्थों में, तो नशीले पदार्थों का फोर्थ जो टॉपिक है अपने पास वो है अफीम। देखो अफीम से इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। अफीम से क्या पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अफीम किससे प्राप्त किया जाता है। तो एक पादप है पेपेरवारस सोमेनिफेरम। देखो एक पेपेरवारस सोमेनिफेरम एक पादप है जिससे प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब है जैसे अफीम जो होता है क्या एक पादप है पेपेरवारस सोमेनिफेरम। पेपेरवारस सोमेनिफेरम में क्या होगा कि इसमें दूध, जैसे दूध उत्पन्न होता है, उस दूध के उत्पन्न से ही इसके एल्केलॉइड प्राप्त किए जाते हैं। मतलब इनके जितने भी नशीले जो पदार्थ होते हैं इसके दूध से प्राप्त किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें 4 पॉइंट आए थे, एक क्वेश्चन में 4 नंबर का आया था कि अफीम के बारे में। फर्स्ट की अगर अपन बात करते हैं इसमें फर्स्ट जैसे मान लो कि 29 क्वेश्चन आया तो इसमें क्या कर देते हैं, 4 पार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक नंबर के 4 पार्ट कर देते हैं, जितने भी बड़े क्वेश्चन होंगे ऐसे जाते हैं। तो पहले की अगर टॉपिक की बात करते हैं तो उसमें पहले ने डाल दिया अफीम किस पादप से प्राप्त किया जाता है। तो पहले अगर बात करते हैं अफीम किस पादप से प्राप्त कर रहे हैं, पेपेरवारस सोमेनिफेरम से। अब यहां से यहां बात हो गई। फिर दूसरा इसमें टॉपिक आता है कि अफीम में कौन कौन से एल्केलॉइड्स पदार्थ पाए जाते हैं, कि जो नशीले पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं। तो अब देखो अफीम जो होता है इसमें नशीले पदार्थ मॉर्फिन, हीरोइन, निकोटीन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। देखो अगर आपने कहीं पे ये मूवी वगैरह में ये चीजें देखी होगी कि कहाँ जो नशीले पदार्थ होते हैं बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं, नाक के द्वारा उसको सूंघते हैं। तो जो वो अफीम जो होता, मॉर्फिन जो होता है वो वही होता है, नाक द्वारा सूंघा जाता है। तो मॉर्फिन की बात की अपन ने, मॉर्फिन, हीरोइन, चरस गांजा जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है ना। मॉर्फिन की बात की है तो ये नाक द्वारा सूंघा जाता है। और ये हीरोइन की बात करते हैं, ये भी दूसरा इसी का रूप होता है। निकोटीन जो अपन ने बात की कि तंबाकू में जो पाया जाता है उस तरह का निकोटीन आदि पदार्थ की बात करते हैं, ठीक है। अब यहां से यहां फोर्थ जो इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, सेकंड क्वेश्चन दे दिया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या देगा इसमें कि क्या होता है कि देखो जितनी भी जो मेडिसिन होती है ना, दवाइयां, दर्द निवारक औषधियां, उस दर्द निवारक औषधियों की अगर अपन बात करते हैं तो दर्द निवारक औषधियों में अधिकतर या तो मॉर्फिन होगी या हीरोइन होगी, अफीम का भी काम में लिया जाता है। तो इसमें पूछा गया था कि औषधियों में काम आने वाले पदार्थ का नाम बताइए, या औषधियों में काम आने वाले पदार्थों का नाम बताइए। तो अफीम क्या है कि अधिकतर जो दर्द निवारक औषधि होती है, पेन किलर्स होते हैं, उन सभी के लिए काम में लिया जाता है। इसीलिए कोई भी डॉक्टर हो आपको लाइफ मतलब लंबे समय तक
अफीम या दर्द निवारक जो औषधियां हैं वो लेने की सलाह कभी भी नहीं देता। 2 या 3 दिन या मैक्सिमम 7 दिन से ज्यादा कभी भी दर्द निवारक औषधियां नहीं देगा। ठीक है, यहां से जो अपन ने बात कर ली कि कौन सा बात की है अपन ने कि कौन कौन से पदार्थ मिले जाते हैं दर्द निवारक औषधियों में, कौन काम में लिया जाता है, अफीम काम में लिया जाता है। थर्ड और फोर्थ पदार्थ क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे पिछले कई गांवों में ऐसा होता है कि माताएं जो होती है बच्चों को सुलाने के लिए अफीम का प्रयोग करती है। तो इससे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गांवों में माताओं के द्वारा बच्चे को सुलाने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, कौन से नशीले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, कौन से एल्केलॉइड्स का प्रयोग किया जाता है। किसी भी तरह से पूछ सकता है, एल्केलॉइड्स दे सकता है, नशीले पदार्थ दे सकता है। तो आपको इसमें भी कौन सा लिखना है, अफीम माताएं जो होती है गाँव में क्या करेगी, अपने बच्चों को सुलाने के लिए किसका प्रयोग करती है, अफीम का प्रयोग करती है। यहां तक जो अपना है फोर्थ, ये 4 जो नशीले पदार्थ है ये सारे कंप्लीट हो गए। आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई भी यहां से प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख सकता है, मेरे नंबर दिए हुए हैं उस नंबर से संपर्क कर सकता है। यहाँ अपन ने फोर्थ बात कर ली। अब इससे आगे कुछ 1-2 पॉइंट्स है, वैसे अपने चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें क्या है कि 1-2 पॉइंट्स है जो अपन को हर बार पूछे जाते हैं, तो उन पॉइंटों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट है, क्या होता है कि जो गोभी होती है, अपनी जो सब्जी बनाने वाली गोभी, उस गोभी की बात करते हैं तो जो फल विक्रेता होते हैं, जो सब्जी विक्रेता होते हैं, वो क्या करते हैं कि ग्राहक कस्टमर को आकर्षित करने के लिए उस पे एक रासायनिक पदार्थ का छिड़काव करते हैं ताकि वो दिखने में सुंदर लगे। तो गोभी पे एक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट पदार्थ का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है उस गोभी की जो ऊपर की जो लेयर होती है वो उस पे चमक बनी हुई रहती है। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ से गोभी पे कौन से रासायनिक पदार्थ का छिड़काव किया जाता है, गोभी के ऊपर सिल्वर नाइट्रेट जिसे AgNO3 का छिड़काव किया जाता है। ताकि उसकी चमक बनी रहे। ठीक है, तो एक तो टॉपिक यहां से क्लियर हो गया। अब इससे अगर अपन एक क्वेश्चन की और बात करते हैं तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, ये क्वेश्चन है कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से क्या नुकसान होता है शरीर पे। तो देखो वहां जो अपन ने छोटी आंत की बात की थी, उस छोटी आंत में क्या होता है कि जैसे ही कोल्ड ड्रिंक अपने शरीर में जाती है तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या कर देते हैं कि अपनी ये आंतों को गला देते हैं। जो जितनी भी अपनी आंत है, आहार नाल है, उस सारी आहार नाल पे क्या करेंगे, उनकी कोशिकाओं पे इफेक्ट डालेंगे। और कोशिकाओं पे अगर वो इफेक्ट डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी जो कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, कि उनका जो विकास होता है वो क्या होता है, विकास नहीं हो पाता। कहने का मतलब है विभाजित नहीं हो पाती। आपको पता है प्रत्येक चीज की एक लाइफ स्पैन होता है, मतलब उनका सबका जीवन काल होता है।
अब तो इन कोशिकाओं का भी, अपने शरीर में जो कोशिकाओं का भी क्या होता है, जीवन काल होता है कि इसका इतना है, इसका इतना है, उसके बाद में नई कोशिकाएं बनती है। जैसे अपन ने क्लास 9th में पढ़ा था 6th चैप्टर में कोशिका सिद्धांत, तो उस कोशिका सिद्धांत में बताया गया था आपको कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। तो यहाँ भी क्या है कि इन कोशिकाओं का जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल, वो निश्चित होता है। तो अगर यहाँ से जैसे ही अगर ये रासायनिक पदार्थ यहाँ जाते हैं और रासायनिक पदार्थ यहाँ जाएंगे, तो क्या करेंगे कि ये जो रासायनिक पदार्थ है इन कोशिकाओं को बढ़ने नहीं देंगे, खत्म तो करते रहेंगे लेकिन कोशिकाओं का विकास नहीं होने देंगे। अगर कोशिकाओं का विकास नहीं होता है तो क्या हो जाएंगे, इन आंतों में छिद्र हो जाते हैं और आंतें सारी जो होती है वो गलने लगती है और मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस चैप्टर से आपको जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको सारे मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहां से देखो होमवर्क तो आपको करना ही करना है, वो आपको पीडीएफ के थ्रू या इमेज के थ्रू कैसे भी जो यहाँ से सेंड करके आपको मिल जाएगा। तो आपको साथ के साथ क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपको अब तो समझ में आ गया, लेकिन क्या होता है कि चाहे कितना ही अच्छा स्टूडेंट्स क्यों नहीं हो, उसको जो होता है रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। तो अपन को आगे जो रिवीजन करेंगे तब आपको इस नोट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बार बार तो रिवीजन नोट्स बना नहीं सकते, तो इसीलिए आपको ये बाद में जरूरत पड़ेगी। और क्वेश्चन आंसर जितने हो सकते हैं, जितने सेंड कर रहा हूं मैं, उतने याद करने हैं आपको। जितना पीछे के, अगर आपसे पीछे के हो रहे हैं तो पीछे के भी याद करने हैं, यहाँ से जो आपको बीच में से बना के हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो भी सारे आपको याद हो जानी चाहिए, ताकि आपको क्या रहेगा, बाद में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, लास्ट में मेहनत करते हैं। अभी तक तो बोल देते हैं नहीं दिसंबर तक बात करेंगे, दिसंबर बाद में याद करेंगे, दिसंबर जनवरी में एग्जाम के 1 महीने रहेगा तब याद करना स्टार्ट करेंगे तो उससे याद हो जाएगा। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी। तो अपन को अभी भी अगर अपनी रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको सारा जो है ये याद होता रहेगा और रिवीजन में तुरंत फटाफट याद हो जाएगा। ठीक है, इतना, थैंक यू।